मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए एक बार फिर से हम आगे बढ़ाते हैं अपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को। आज आगे का पार्ट देखिएगा। कल जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि हम रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे निकाल सकते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे न्यूमेरिकली हम यूज करते हैं अब मैं आपको वो सिखा देती हूँ। लेट्स सी देखिएगा बेटा, आपके पास आई हैव टेकन एग्जांपल नंबर 4.2 और उसमें आपको गिवन है N2O5 की एक रिएक्शन दिया हुआ है, उसका डिकम्पोजिशन और उसकी कंसंट्रेशन दी है कि पहले इनिशियली इतनी कंसंट्रेशन थी जब टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था और 184 मिनट्स के बाद जो कंसंट्रेशन है वो ये है। तो दिस इज नोट, इट मींस इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पे भी हम नोट लेके चलेंगे वो इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा और ये एट द टाइम t। ओके, लेट्स सी इसके लिए हम क्या कर लेते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए ये आपका रिएक्टेंट है तो -2 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5/dt is equals to 1/4 concentration of NO2/dt and this is oxygen की concentration upon dt। ठीक है, हमें सिर्फ ये वाला डाटा दिया हुआ है, उन्होंने ये वाली कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है। लेट्स सी देखिएगा बेटा, कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि R2 माइनस R1 अपॉन dt और ये आपका है 2 यानी कि 1/2 इनटू फाइनल कितना है आपका 2.08 माइनस इनिशियल कितना था आपका 2.33 अपॉन dt। ठीक है, ये देखिएगा ये वाली जो डिजिट्स है ये छोटी है ये बड़ी है, तो एक विल कम से माइनस 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 प्लस हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन में पता चल जाएगा। ठीक है, कितना जाने वाला है देखिएगा और टाइम कितना है t2 माइनस t1 कितना है 184 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या करेंगे माइनस कर लेते हैं 2.08 एंड 2.33 आपको कितना जाता है रिएक्शन आ गया फॉर दिस। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि एक बार आपको टाइम मिनट में लेना है, एक बार आवर में लेना है और एक बार सेकंड्स में। तो आप इसको जो टाइम को एक बार आवर में, ये आवर में रख के मैंने निकाल दिया है, एक बार सेकंड्स में रख लो, एक बार आप इसको मिनट्स में रख के रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। इसके दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या कहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो रेट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये वाली जो टर्म आई है वो इसकी इक्विवेलेंट पुट कर दीजिए। ठीक है, देखो हम इसको सारे को इक्वल टू में लेके चले, मुझे इस उसने कहा कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब ये निकालना है आपको इतना। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे तो हम कितना पार्ट उठा लेते हैं, दिस इज 1/2 N2O5 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/4 और ये जाएगा NO2 अपॉन dt। ठीक है, आपको ये वाला टर्म निकालना है ये, तो ये आपका हो जाएगा 4 इट विल बी 2 और ये वाला डाटा आप पुट कर दीजिए। ये वाला जो डाटा आपका आया है कितना आया है 0.25 वहां ऐसा कुछ नहीं कहा किसमें निकालना मिनट आवर या सेकेंड्स में, आप किसी में भी निकाल सकते हैं एज यू विश। तो ये आपका आ जाएगा NO2 अपॉन dt, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस। ओके बच्चे, ये आपका हो गया है। देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है 4.1, उसमें उन्होंने कहा कि आ कोई रिएक्टेंट था पीसफुल प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो पहले आ की कंसंट्रेशन कितनी थी इतनी, फिर कितना हुआ इतना, मींस ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये फाइनल कंसंट्रेशन, और उसमें इनिशियल को इतनी कंसंट्रेशन में पहुंचने में कितना टाइम लगा 25 मिनट्स। तो यू हैव टू फाइंड द रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, अपॉन dt। R2 कितना है आपका 0.02 माइनस 0.03 अपॉन टाइम कितना है 25 मिनट्स। एक बार वो मिनट्स में निकलवा रहे हैं आपसे आंसर, एक बार वो आवर्स में निकलवा रहा है, आप निकाल देंगे। ठीक है, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द आंसर रेट ऑफ रिएक्शन
तो आंसर इसमें यूनिट लिखना कंपलसरी है, इसको सॉल्व कीजिए, यूनिट के साथ आंसर लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कि 2a p कोई प्रोडक्ट बन गया है आपका, देखिए बेटा यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 2a कन्वर्टेड टू p, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ये होगी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम t, कितना मतलब 10 मिनट बाद कितना कंसंट्रेशन बची है। तो सबसे पहले रेट लिख लीजिए, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाने वाला है 1/2 dA अपॉन dt, दिस इज 1/2 और ये क्या जाने वाला है आपका 0.4 माइनस 0.5 अपॉन dt, कितना है 10 मिनट्स। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा कि मिनट्स आवर या सेकंड में लेना है, जिसमें है उसमें निकाल देंगे आप। तो आपका क्या हो जाने वाला है 1/20 और दिस इज 0.1 एंड माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है प्लस, ठीक है 0.1/20, इसको सॉल्व कर लेंगे तो विल गेट द आंसर द रेट ऑफ रिएक्शन, और उसकी यूनिट मेंशन जरूर करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट इज रेट लो, ठीक है। रेट लो के लिए मैं कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेती हूँ कि ए कोई रिएक्टेंट था, बी को ए और बी रिएक्टेंट थे, सी और डी आपके प्रोडक्ट्स थे, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी आपके कोफिशिएंट है जो बैलेंस करके आए हैं। मींस ए ने बी के साथ रिएक्शन किया, सी और डी प्रोडक्ट्स बने, फिर हमने उसको बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद आपके ये कोफिशिएंट्स आए, ठीक है। नाउ रेट लो यानी कि वी विल से द रेट ऑफ रिएक्शन, वही वाला रेट ऑफ रिएक्शन जो भी पीछे डिस्कस करके आए। रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आ रहा है ना समझ में, ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस of reactants and coefficient raised to their power which may or may not be balancing coefficients। ये balancing coefficient हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि A और B आए, इसलिए काफी सारी बुक्स में तो क्या लिखा है अल्फा और बीटा दिखाया है। कभी कभी ये बैलेंसिंग कोएफिशिएंट के इक्वल भी आता है, कभी नहीं भी आता है, ठीक है। तो ये जो डिपेंड करता है अल्फा बीटा, वो कहां से आता है स्लोवेस्ट स्टेप से निकल के आता है। जब कोई रिएक्शन कई सारे स्टेप्स में होती है तो उन सारे स्टेप्स में हम ये ढूंढते हैं कि सबसे जो स्लोवेस्ट स्टेप है वो कौन सा है, उसमें जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट लगा होता है वो हम यहाँ पे लेते हैं। तो वो कभी कभी इक्वल भी आता है और अलग भी आ सकता है। तो दोबारा से रेट लो देख लीजिएगा। रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentrations of reactants and the coefficient raised to their power which may or may not be stoichiometric coefficient or balancing coefficients। अब हम क्या करेंगे, रेट इक्वल्स टू बैलेंसिंग को ये हटाएंगे, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा देंगे, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, ठीक है। दिस इज रेट लो, दिस इज रेट लो where k is specific rate constant or velocity constant or simple rate constant। it may be called rate constant or may specific rate constant or velocity constant, okay। this is the rate law, it is very important, there are various questions based on this rate law in NCERT exercise and each and every year there is one question based on this came in, okay। now let's see, now अब हम बात करते हैं k। अब हम k की यूनिट्स निकालते हैं, यूनिट्स ऑफ k। जो यूनिट ऑफ k है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पर। उससे पहले मैं आपको क्या सिखाती हूँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स एक्सप्रेस्ड इन रेट लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स expressed in rate law is known as order of reaction। sum of powers, ये जो rate law लिखेंगे उसमें जो ये powers आएंगे अल्फा बीटा का जो sum आता है वो क्या कहलाता है, order of reaction। order can be, it can be 0 हो सकता है,
क्लियर होते हैं। आपके सिलेबस में 0, 1 और 2 ऑर्डर की बात हम करने वाले हैं। तो जो भी रिएक्शंस आपकी किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है, किसी एक्सटर्नल हेल्प की वजह से हो रही है, एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट की नीड अगर पड़ती है, सनलाइट अगर हम डाल रहे हैं, तो वो सारी रिएक्शंस किसमें चली जाएंगी? 0 ऑर्डर में। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है कि इन दोनों को अल्फा प्लस बीटा प्लस करके क्या आना है आपका? 0 ऑर्डर हो जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस करके क्या आया? 1, तो फर्स्ट ऑर्डर। इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 देन इट विल बी सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पे जो के की यूनिट है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है। देखिएगा, मैं आपको 0 ऑर्डर निकाल रही हूँ। मैं 4 0 ऑर्डर, 0 ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के ए की पावर क्या लिखेंगे आप? 0। ए क्या है? रिएक्टेंट है। ठीक है, मान लो कोई भी ए किसमें चेंज हो गया? प्रोडक्ट में, पी प्रोडक्ट्स में, तो ए क्या है? रिएक्टेंट। तो रेट लो जब भी लिखते हैं तो हमें इससे मतलब होता है सिर्फ रिएक्टेंट से, एक है या एक से ज्यादा है। सपोज करो मैंने कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया है, ए कन्वर्टेड टू पी, तो ए क्या हुआ? रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर्स। अब क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 ऑर्डर है तो इसकी पावर क्या लिख देंगे? 0। जिस भी सब्सटेंस की पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है? 1। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। अब रेट की यूनिट क्या निकाली थी अभी हमने पिछले लेक्चर में? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो के की यूनिट भी क्या आ गई? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? इफ अब मैं आपको सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल के बताती हूँ। अगर यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर होगा लाइक दिस। अब क्योंकि कंसंट्रेशन है तो आई विल राइट ए की कंसंट्रेशन लाइक दिस। हो गया। नाउ अब ये क्या हो जाने वाला है? इसकी यूनिट क्या निकल के आती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड के, और इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। दिस विल कम हियर, it will be cancelled out. Only K is equals to second inverse for first order reaction. Understood बेटा? अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर निकालना है तो you will put here 1. If you have to find out for 0 order, you put 0 and solve it accordingly. Understand? अब suppose करो मुझे सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो I will take 2. It will be 2. It will be 2. Okay. 1 of the mole per liter will be cancelled out from this. 1 will left here. So it will be K is equals to second upon mole per liter. ये ऊपर जाएगा तो मोल आपका इनवर्स में हो जाएगा, लीटर आपका प्लस में हो जाएगा, सेकेंड आपका इनवर्स में हो जाएगा। तो ये आपकी के की यूनिट आ गई निकल के किसके लिए? सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये 1 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है। किसी सेट में 1 मार्क्स में पूछा जाता है 0 ऑर्डर की यूनिट क्या होती है के की, और किसी सेट में आपको फर्स्ट ऑर्डर दे देंगे, किसी में सेकेंड ऑर्डर दे देंगे। तो ये दिस क्वेश्चन हैड मैनी टाइम्स केम इन द बोर्ड, बहुत बार ये आ चुका है और हमेशा इसके चांसेस रहते हैं यूनिट्स निकालने के। तो आपको ये यूनिट्स पता होने चाहिए। देखिए बेटा, एग्जाम्पल है आपके पास कि एग्जाम्पल नंबर 4.3 एंड 4.4। एग्जाम्पल नंबर 4.3 में आपको ये दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू दिस, और दे हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? इन दोनों का सम। इसका सम कैसे निकालेंगे आप? 1/2 प्लस 3/2। नाउ यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ दिस, एंड जो सम आएगा वही आपका ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे यहाँ पे निकालना है आपको, इट विल बी 3/2 minus 1. Now you can find out the order of this reaction. Okay. Next question आपको 4.4 एग्जाम्पल नंबर, उसमें K दिया है and they want to ask the order of the reaction. वो ऑर्डर पता करना चाह रहा है। तो यहाँ कैसे पता लगाएंगे? यहाँ पे हमने ये दिया था, हम उसको प्लस करके ऑर्डर निकाल लिया। यहाँ हम यूनिट देख के पहचानेंगे कि K की यूनिट 0 के लिए क्या थी, फर्स्ट के लिए क्या थी और सेकेंड के लिए क्या थी। सेकेंड इनवर्स किसके लिए आ रही थी? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और ये लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसके लिए आ रही थी? सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो यानी कि यूनिट्स यहाँ से देख के आप पहचानेंगे। अगर ये दिया हुआ तो इनको सम करके निकाल लेंगे ऑर्डर। अगर ये नहीं दिया है तो आप K की यूनिट्स देख के पहचानेंगे कि ऑर्डर क्या है आपका। ओके बेटा। The next topic we are going to discuss that is order of the reaction and molecularity of the reaction में difference।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार आया है ये भी, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको मॉलिक्युलरिटी बता देती हूँ कि मॉलिक्युलरिटी होती क्या है। किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सपोज करो मैंने 10 लाख मॉलिक्यूल्स लिए, क्या 10 लाख के 10 लाख एक साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? नहीं करेंगे। उसमें से कुछ ऐसे ही पड़े रहेंगे, कुछ में पॉलीजन होगा, कुछ में पॉलीजन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। यानी कि वो सिर्फ वो वाले मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एट अ टाइम, एक टाइम में, वो क्या कहलाएंगे? मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, क्या था? हाँ बताओ। यस, द सम ऑफ पावर्स इन रेट लो। रेट लो में जो पावर्स थी उनका सम क्या निकल के आएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, ऑर्डर कैन बी जीरो, जबकि मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। कम से कम एक मॉलिक्यूल तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, जबकि ऑर्डर कैन बी जीरो। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है, 2/3, 1/3 ऐसे आ सकता है, बट आपकी मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है। नेक्स्ट है आपका, मैं आपको बात करेंगे स्लोवेस्ट स्टेप की, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है बेटा आपका, ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, इसको हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे। पहले हम देखेंगे कि रिएक्शन कितने स्टेप्स में होगी, फिर उसमें स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। जबकि मॉलिक्युलरिटी में ऐसा कुछ नहीं है, वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। दीज आर द डिफरेंसेस। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ पे क्या था? सम ऑफ पावर्स इन रेट लो। यहाँ क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। नेक्स्ट क्या था? इट कैन बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन बी इन फ्रैक्शन, ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, जबकि मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस। यहाँ पे क्या था? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या था? इट इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, जबकि ये क्या है आपका? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन की डिफरेंस है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस लेक्चर में आज हम बस इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में फिर देखते हैं, अगले वाले कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। ओके बेटा, बाय।